जिस दिन अमित शाह खत्म हो जाएंगे उस दिन नरेंद्र मोदी भी खत्म हो जाएंगे। आज अगर पूरी ताकत नरेंद्र मोदी की है तो वो अमित शाह के कारण से है। अमित शाह ही देश को चला रहे हैं। ये तो मोदी जी जाते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर पर देखते हैं, दाएं बाएं देखते हैं, उसी पे भाषण दे देते हैं। मैं उस दिन इनका लोहा मानूंगा जिस दिन ये बिना टेलीप्रॉम्प्टर को देखे हुए भाषण देंगे और प्रेस इंटरव्यू करेंगे। असली सबसे कद्दावर नेता इनमें अमित शाह है और ये नरेंद्र मोदी को भी पता है, इसलिए उसको जो भी वो चाहता है वो करने देते हैं, अस्सी सही करे या खराब करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनका नाम है कृति आज़ाद, जो कि भारत के पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में राजनेता हैं। तो आइए उनसे सीधे बातचीत करते और जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार की जो भी वर्तमान स्थिति है इन पर इनका क्या कुछ कहना है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने की। बहुत धन्यवाद। मेरा सर पहला सवाल, जिस तरीके से अभी बिहार की स्थिति है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बिहार में जिस प्रकार की उथल पुथल चली है, जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश के अंदर हुआ है, वो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। मैंने ये तो देखा है, गठबंधन की सरकारें होती हैं जो आपस में मिलकर जितने भी दल होते हैं वह सरकार को चलाते हैं, अच्छे या बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ होते हैं। लेकिन बिहार में यह पहली बार देख रहा था कि जब एनडीए की सरकार थी और कुछ भी गड़बड़ होता था बिहार में, तो गठबंधन के भारतीय जनता पार्टी वाले वह मिलकर, चाहे संगठन हो या सरकार में बैठे मंत्री हो, मुख्यमंत्री को कोसते थे। जहां उन्हें यह प्रयास करना चाहिए था कि सब मिलकर के सरकार को बचाएं, जहां भी गलतियां हुई हैं, ऐसी कोई सरकार नहीं है जो गलतियां नहीं करती या उसके यहाँ बलात्कार या डकैती या मर्डर इस प्रकार की चीज़ें, हत्याएं नहीं होती हैं। लेकिन यह शुरू से भारतीय जनता पार्टी का रहा है, नीति रही है कि जहां भी वो गठबंधन में होते हैं वह अपने घटक दलों के साथ मिलकर उनके कंधे पे बंदूक रखकर चलाते हैं और अंततः खुद सबसे ऊपर चले जाते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ उन्होंने वही किया, पंजाब में वो अकाली दल के साथ करने के प्रयास कर रहे थे, बिहार में वह सफल हुए, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के साथ उन्होंने यही किया। तो यह शुरू से इनकी नीति है। इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी, कभी इन्होंने देश की आज़ादी में भाग नहीं लिया। यह लोग 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें भी अंग्रेज़ों को चिट्ठी देकर अंग्रेज़ों के साथ लड़ रहे थे। तो बिहार में ऐसी परिस्थिति चल रही थी जो सरकार घुटन की थी। मैं एनडीए में नहीं हूँ और घुटन में थी, और जब कभी आदमी राजनीतिक परिवेश से कोई चीज़ देखता है तो वह यह समझ सकता है कि किस प्रकार से जो मुखिया हो प्रदेश का उसको घुटन हो सकती है। तो स्वाभाविक था, जब आप इस प्रकार से सब तरफ से गठबंधन में भी रह करके अपने ही मुख्यमंत्री को आप गरियाते हो, तो स्वाभाविक था उन्होंने छोड़ना था और उन्होंने छोड़ा। अब हत्याएं होती हैं या कुछ और अन्य होता है तो वह नीतीश कुमार इस महागठबंधन को जंगल राज बोलती है। तो जिस समय इनका राज था और हत्याएं हो रही थी, डकैती हो रही थी, तब क्या मंगल राज था? तो राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं। इससे बहुत बड़ा झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को। 20 करोड़ 50 करोड़ दे देकर इन्होंने विधायक खरीदे। आपने देखा ही पीछे कैसे इन्होंने शिंदे के साथ मिल करके असली शिवसेना को हटा के महाराष्ट्र में सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसके ऊपर पहले ही ईडी लगी हुई थी, उसको अपनी तरफ कर लिया, मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी। राजस्थान में इन्होंने प्रयास किया और उसी प्रकार से ये जाके बंगाल में भी दीदी और दीदी कर रहे थे। तो उसका नतीजा सामने इनको मिल रहा है। विपक्ष एकत्रित हो रही है और आगे आने वाले समय में जो राजनीतिक दृष्टि से आपने पूछा, केवल बिहार में नहीं लेकिन पूरे देश में बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है और 2024 में एक नई सरकार भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर देखने को मिलेगी। मेरा अगला सवाल सर, आप दरभंगा से 3 बार सांसद रहे हैं और अभी आप फिलहाल टीएमसी तृणमूल कांग्रेस में हैं। तो तृणमूल कांग्रेस को बिहार में 2024 में लोकसभा चुनाव में किस तरीके का परफॉर्मेंस बिहार में देखने को मिलेगा तृणमूल कांग्रेस का? अभी सारे विपक्ष एकत्रित हो रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में किसी एक पार्टी को दूसरे पार्टी के विरुद्ध लड़कर वोट काटने का परिस्थिति नहीं बनी है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी इनमें से अलग होकर बात करेगा। अभी ममता जी ने कहा था, उसमें विशेष रूप से नीतीश जी का नाम लिया, हेमंत सोरेन जी का नाम लिया और अखिलेश जी का नाम लिया समाजवादी पार्टी के।
उन्होंने कहा कि हम लोग सबको एक साथ मिल करके, विपक्ष एक होकर, इस भारत तोड़ो पार्टी जो भारतीय जुमला पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उसको हराने के लिए साथ लड़ेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जिस तरीके से कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है, वो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या लगता है वो 2024 में इससे कांग्रेस को फ़ायदा होने वाला है? भारत जोड़ो तो सबको समर्थन करना चाहिए, चाहे पक्ष में हो विपक्ष में हो। हम तो सभी चाहते हैं भारत एक हो। जब भारतीय क्रिकेट टीम क्रिकेट खेलती है तो उसमें पक्ष विपक्ष तो होता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी टीम को समर्थन करेगी तो हम नहीं करेंगे, विपक्ष नहीं करेगी। तो जिस प्रकार से क्रिकेट मैच खेलते हैं और पूरा भारत जुड़ जाता है, उसी प्रकार से जब कोई भी पार्टी भारत जोड़ो अभियान चालू करती है तो सबको एकजुट मिलकर उसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं भारत एक रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो केवल धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर काम कर सकती है, उसके अलावा नहीं। बहुत बड़े बड़े वादे किए थे उन्होंने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए इन लोगों ने, लेकिन अंततः हुआ क्या? क्या एक भी वादा पूरा हुआ? आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। जो भी कार्य जाकर उद्घाटन किए जा रहे हैं वह सब इनके पहले जो सरकार थी उनके द्वारा किए गए थे। इन्होंने नया क्या किया है? हमने एम्स बना दिए बोलते हैं, लेकिन ये सब एम्स की स्वीकृति तो इनके पहले मिली हुई थी। ऐसा तो नहीं आके कि इन्होंने स्वीकृति दी। इन्होंने उल्टा क्या किया? जो 70 सालों के अंदर सरकारी संयंत्र खड़े किए थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उनको बेच दिया। एक एक करके बेचे जा रहे हैं। 10 लाख का सूट पहनते हैं, 12 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं, 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं। हमारा चश्मा ये 60 या 70 रुपए का होगा। चश्मा ही तो है भाई, पढ़ना लिखना है, पढ़ो। तो आप देश की संपत्ति लूट कर अपना फर्स्ट क्लास सूट बूट में रहते हो, 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदते हो, और दूसरा अगर अपने पैसे से एक बर्बरी की टी शर्ट खरीद लेता है तो उससे आपको तकलीफ हो जाती है। तो जो परिस्थिति इन्होंने बना करके रखी है, 1 लाख करोड़ डॉलर का तेल बॉन्ड थे, 2026 तक देने थे। 13 लाख 70,000 करोड़, ये सरकार 13 गुना ज्यादा पैसे कमा चुकी है आपसे और हमसे, पूरी जनता से। टैक्सों में लगा, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है। जहां 5 पैसे, एक बार मुझे याद है पेट्रोल का दाम 1974 में बढ़ा था। 1974 में जब पेट्रोल का दाम 7.5 रुपए था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी पर बैठकर पार्लियामेंट में आए थे। जब सिलेंडर का दाम 10 रुपए बढ़ा था तो स्मृति ईरानी जी सिलेंडर के साथ खड़ी हो गई थी। उनको तो अब सिलेंडर ला बोलते हैं लोग, उसके साथ खड़ी हो गई, लेकिन अब आवाज नहीं निकलती। पेट्रोल के दाम बढ़ते थे, डीजल डॉलर का दाम ऊपर बढ़ गया, रुपया गिर गया, तो प्रधानमंत्री जी कहते थे ये सीधा जुड़ा हुआ है सरकार के साथ। अब क्या कहेंगे जो पेट्रोल डीजल के बाद सेंचुरी बनाने के लिए अब तैयार है आपका डॉलर? तो ये सारी चीजें हैं जो सामने आनी चाहिए। और खेद की बात यह है कि मीडिया इनको दिखाती भी नहीं है। मुझे मालूम नहीं आप दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, लेकिन मीडिया इनको दिखाती नहीं है। हर एक चीज को धर्म पर ले जाती है। यहां पर मुसलमान ने इस लड़की को उठा करके भगा लिया, क्या एक केस है ऐसा? देश में सैकड़ों इस तरीके से केस चलते हैं, लेकिन मुद्दा क्या है? नौजवानों की बेरोजगारी का। आज वो बेरोजगार है, बेकार बैठा है। अंग्रेजी में कहावत है, एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का काम करता है। और वही बैठे हुए आप देख लीजिए, न उम्र का लिहाज न कुछ है। मैं भी अगर कोई ट्वीट करता हूं तो मां बहन की गाली देते हैं। तो यह परिस्थिति बना दी गई है। एक जाहिलों का देश बनाने में भारतीय जनता पार्टी तैयार है, लेकिन लोग समझदार हैं, समझ रहे हैं। मेरा अगला सवाल, जिस तरीके से भी बिहार को 2 भागों में बांटने की कोशिश की जा रही है, मिथिला के जितने भी लोग हैं हर के वो मांग कर रहे हैं कि हमें बिहार से अलग एक राज्य बना दिया जाए, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? बिहार से अगर झारखंड बन सकता है, उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ बन सकता है, पंजाब से हरियाणा और हिमाचल निकल सकते हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी से उड़ीसा और बिहार अलग हो सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मिथिला, जिसकी अपनी भाषा है, जिसका अपना व्याकरण है, जिसको आप त्रेता काल से जानते हैं, रामायण त्रेता काल में लिखा गया था, भगवान राम त्रेता में हुए थे, सतयुग के बाद त्रेता था, द्वापर में आपके कृष्ण आए थे। तो यह तो स्वाभाविक हो गया कि हमारे धार्मिक ग्रंथों से भी यह पता लगता है कि सबसे पहले मिथिला था। तब क्या था? अयोध्या था, मिथिला था, किष्किंधा था, दंडकारण्य के जंगल थे, रामेश्वरम था, लंका था और कौशला था, जहाँ से कौशल्या थी। इसके अलावा कोई नाम अगर आपको सुनाई देता हो, कि बंगाल हो, यूपी हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, या गुजरात हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, कोई किसी को सुनाई देता हो तो बताइए। तब तो ये राज्य थे, इसका मिथिला थी।
तो मिथिला राज्य, अगर मिथिला अपनी संस्कार, संस्कृति, परंपरा, अपने तीज त्योहार को बचाने के लिए राज्य मांग रही है, तो उसमें खराबी क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो खुद ही कहा था कि दो भाषाओं के साथ, मैथिली को जो अष्टम सूची में नहीं जुड़ी थी, उन्होंने कहा दो भाषाओं के साथ अगर सबसे बड़ा अन्याय हुआ है तो वो है सिंधी, क्योंकि सिंधी लोग भी बड़े पुराने हैं, और सबसे पुराना अगर है तो वो मैथिली भाषा है। सिंधी इसलिए क्योंकि सिंधु नदी पर थी, हिंदू घाटी की सभ्यता जिसको कहा जाता है, तो वो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, हिंदू नहीं थी। हिंदू शब्द तो हमलावर जो है इन्होंने बोला, स नहीं बोलते थे, ह बोलते थे, तो सिंधु को हिंदू बोलते थे। हिंदू दरिया के पार हिंदुस्तान जाना है। हम तो सनातन धर्म भारतीय हैं, भरत के वंशी हैं, तब का भरत, उसी जमाने के भरत, जो त्रेता काल के ही थे भरत, तब से नाम भारत पड़ा है, उनके नाम से पड़ा है। तो यहां लोगों को केवल लड़ाया जाता है। एक भी चीज कोई बता देना, एक नाम ये स्वतंत्रता सेनानी का बता दें, सावरकर का नाम लेते हैं, 13 बार माफी मांगी उसने अंग्रेजों से, 62 रुपए प्रति माह मेंशन उस जमाने में लिया करता था। सावरकर जेल जाने से पहले एक बहुत रिवोल्यूशनरी आदमी था, क्रांतिकारी था। जेल जाने के बाद जब यातनाएं मिली तो डर गया। भगत सिंह तो नहीं डरे, राजगुरु बिस्मिल तो नहीं डरे, ये लोग भी तो जेल गए थे, महात्मा गांधी भी तो जेल गए थे, जवाहरलाल नेहरू भी तो, ये लोगों ने तो माफी नहीं मांगी, लेकिन इसने 13 बार माफी मांगी। 1942 में, 41 में जब सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी खड़ी कर रहे थे और हिंदुस्तानियों को जुड़ने के लिए कह रहे थे उस इंडियन नेशनल आर्मी के साथ में, उस समय सावरकर लोगों को कह रहे थे कि छोड़ो इसको, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसको खत्म करो 1942 का, ये यहाँ इंडियन नेशनल आर्मी में नहीं जाना, अंग्रेजों की सेना में जुड़ो और दूसरे विश्व युद्ध में लड़ो। तो इन लोगों की क्या औकात है तो हमें पता ही है। मेरा अगला सवाल सर, आईपीएल आप हमेशा क्रिकेट से हमेशा जुड़े रहे हैं, तो अभी जो देश के कप्तान हैं, आप बेहतर कप्तान के रूप में किसे देखते हैं, रोहित शर्मा को या फिर विराट कोहली को? देखिए, सबकी अपनी अपनी शैली है, आप किसी की तुलना नहीं कर सकते। आप सचिन तक चले जाएं, MS धोनी पर चले जाएं, उनके रिकॉर्ड अच्छे या बुरे हो सकते हैं, लेकिन ये खिलाड़ी सभी अपने अपने स्तर के माने गिरामी खिलाड़ी हैं। सबका अपना सोचने का तरीका अलग है। रिकॉर्ड्स भले ही अच्छे या खराब हो सकते हैं, लेकिन किसी के दो लोगों की तुलना नहीं की जा सकती। मेरा अगला सवाल, आप बीजेपी में से लंबे अरसे से रहे हैं, 20 साल तक आपने बीजेपी को दिया, तो अभी जो बीजेपी की स्थिति है उसमें आप सबसे गद्दावर नेता किसे मानते हैं, अमित शाह को या फिर प्रधानमंत्री मोदी को? गद्दावर नेता इनमें कोई नहीं, इनमें सबके सब झूठे जुमलेबाज लोग हैं। झूठे और जुमले दे देकर इन्होंने किया है। जिस दिन अमित शाह खत्म हो जाएंगे उस दिन नरेंद्र मोदी भी खत्म हो जाएंगे। आज अगर पूरी ताकत नरेंद्र मोदी की है तो वो अमित शाह के कारण से। अमित शाह ही देश को चला रहे हैं। ये तो मोदी जी जाते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर पर देखते हैं, दाएं बाएं देखते हैं, उसी पर भाषण दे देते हैं। मैं उस दिन इनका लोहा मानूंगा जिस दिन ये बिना टेलीप्रॉम्प्टर को देखे हुए भाषण देंगे और प्रेस इंटरव्यू करेंगे। असली सबसे कद्दावर नेता इनमें अमित शाह है, और ये नरेंद्र मोदी को भी पता है, इसलिए उसको जो भी वो चाहता है वो करने देते हैं, अस्सी सही करे या खराब करे। मतलब आप मान रहे बीजेपी अगर अमित शाह हट जाए तो बीजेपी मोदी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अमित शाह के बिना सरकार ही नहीं चलती है भाई। 2024 की बात हो रही है, जोर शोर से 2024 में सरकार बनाने की बात करिए, विपक्ष पूरे एकजुट होकर 2024 में प्रधानमंत्री उम्मीदवार देने की बात करें, तो 2024 में प्रधानमंत्री के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार कौन है? नीतीश कुमार, बिहार से नीतीश कुमार की बात चल रही है और बंगाल से ममता दीदी की बात चल रही है, तो आप दोनों में सबसे बेहतर उम्मीदवार किसे मानते हैं? आपके 15 मिनट के इंटरव्यू में मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं चुन सकता, विपक्ष मिलेगी और चुनेगा। तो आपने देखा, ये हर सवालों का पूरे बारीकी से इन्होंने जवाब दिया। तो अब देखना यह है कि 2024 में किसकी सरकार बनती है, आगे भविष्य में बिहार की क्या स्थिति होती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहे नवयुग टीवी। धन्यवाद।